हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को डिटेल में कवर करेंगे। बेसिकली इससे पहले की दो वीडियोस, अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी 1615 टू 1773 में आप लोगों ने देखा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी से एक पॉलिटिकल पावर बन गई थी, खासकर बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी के बाद। इसका फ़ायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को ही नहीं बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी हो रहा था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया और ईस्टर्न कंट्रीज़ में ट्रेड करने के लिए मोनोपोली दी थी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी ब्रिटिश कंपनी इन जगहों पर ट्रेड नहीं कर सकती थी। ये मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री में तो मिली नहीं थी। इसके बदले ईस्ट इंडिया कंपनी हर साल 4 लाख ब्रिटिश पाउंड गवर्नमेंट को दे रही थी। लेकिन 1768 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की फाइनेंशियल हालत एकदम खराब हो गई, बिल्कुल बैंकरप्सी की कगार पे आ गई और उसने पैसा देना बंद कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो पैसा आज नहीं तो कल फिर से आना शुरू हो जाएगा, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की फाइनेंशियल हालत और ख़राब हो गई और 1772 में तो पैसा देने की बजाय ईस्ट इंडिया कंपनी ने उल्टा ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही 1 लाख पाउंड का लोन मांग लिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी इतनी अच्छी कंपनी को डूबते हुए नहीं देख सकती थी, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस से रिवाइव किया जाए विद द हेल्प ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को रेगुलेट या फिर सुपरवाइज करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास किया। तो ये था बैकग्राउंड जिसकी वजह से रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया। इसके बाद हम ये भी समझेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के मेन फीचर्स क्या हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनेंशियली बैंकक्रप्ट हो गई। तो इसका पहला रीज़न है 1769 का बंगाल फेमाइन। फेमाइन का मतलब होता है भूखमरी। बेसिकली 1769 में बारिश कम हुई, फसल भी नहीं हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्सेस इतने ज़्यादा बढ़ा दिए कि लोगों को खाने तक के लिए कुछ मिल नहीं रहा था। खाने की इतनी ज़्यादा कमी हो गई कि बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन खाना ना मिलने की वजह से ख़त्म हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड पर भी इसका बुरा असर पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी की बैंकरप्सी के पीछे दूसरा कारण था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच में ये वॉर 3 साल चली, 1766 से 1769 तक। इस वार का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन 3 साल तक चली इस लड़ाई में खर्चा बहुत हो गया। तीसरा रीज़न ईस्ट इंडिया कंपनी की बैंकरप्सी का था भ्रष्टाचार। ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज़ भर भर के करप्शन कर रहे थे। हालत ये हो गई थी कि कंपनी के ऑफिसर्स तो मालामाल हो गए, लेकिन कंपनी एकदम भिखारी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बैंकरप्सी का अगर हम लोग चौथा रीज़न देखें तो ये था टी ट्रेड में नुकसान। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी कि इंडिया से टी ले जाकर अमेरिका में बेच देती थी, लेकिन अब अमेरिका में 85% टी जो है वो डच स्मगल करके लेके आते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो टी लेके आ रही थी उसकी डिमांड एकदम ख़त्म हो गई, मतलब उसकी कोई डिमांड ही नहीं बची। ईस्ट इंडिया कंपनी की गोदामों में चाय की जो पत्ती थी वो पड़े पड़े सड़ रही थी, उसको कोई लेने वाला नहीं था। चलिए अब बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के मेन फीचर्स की। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो ईस्ट इंडिया कंपनी 1615 टू 1773 में देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में 3 मेन प्रेसिडेंसीज बनाई थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, और हर एक प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर होता था। ये तीनों प्रेसिडेंसी एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली वर्क करते थे और रिपोर्ट करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, जिनकी संख्या थी 24। तो रेगुलेटिंग एक्ट ने इसमें कुछ बदलाव किए। यहाँ पर गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और बाकी दोनों प्रेसिडेंसीज के गवर्नर्स को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रिपोर्ट करने के लिए कहा, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रिपोर्ट करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ, अभी भी 24 के 24 ही हैं। इसके अलावा बंगाल में जो ड्यूअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था उसको स्टॉप किया गया। यहाँ ड्यूअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली हुआ क्या कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद मुगल एम्परर शाह आलम II ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स यानी टैक्स कलेक्शन की जो पावर थी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी, जबकि इन सब एरियाज़ की निज़ामियत यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यहाँ के नवाब की थी।
यानी बंगाल में दो रूल चल रहे थे, एक निजामियत और दूसरी दीवानी। और इसका सीधा नुकसान हो रहा था इन एरियाज में रहने वाले लोगों को, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्ट कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी और लोगों का ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? नवाब की। भाई नवाब जब टैक्स ही नहीं ले रहा है तो वो लोगों का ध्यान कैसे रखेगा? तो अल्टीमेटली लोगों से टैक्स वसूला जा रहा था पर उनको कुछ सुविधा नहीं मिल रही थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस ड्यूअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को स्टॉप कर दिया और बंगाल को अब डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में लाया गया और नवाब को बना दिया गया पेंशनर। बोला कि भाई अब जो है तुम रिटायर हो जाओ, आराम करो। वैसे भी ये अब सिर्फ नाम के लिए ही नवाब थे। तो अब अगर ये सब बातें समझ में आ गई तो हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को पॉइंट वाइज कवर कर सकते हैं। पहला पॉइंट है ट्रेड मोनोपोली। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में ट्रेड मोनोपोली में कोई बदलाव नहीं किया गया। मोनोपोली अभी भी कायम है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी दूसरी कंपनी को इंडिया या दूसरे ईस्टर्न कंट्रीज में ट्रेड करने की इजाज़त नहीं थी। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल किसके हाथ में है? यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं किए गए। बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स की कंप्लीट कंट्रोल जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में ही है और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 है। तो इसमें तो कोई बदलाव हुआ नहीं है। अब बात आती है एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया। जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था और मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर अब से गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करते थे। इसके अलावा गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए 4 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी। इसी तरह से गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे के लिए भी उनके पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। नेक्स्ट है सेंट्रल लेजिस्लेचर। मतलब अब देखेंगे कि सेंट्रल लेवल पर लॉज कैसे बनाए जाते थे। यहाँ पर गवर्नर जनरल और उसकी 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल वोटिंग के बेस पर डिसाइड करती थी कि कोई लॉ पास किया जा सकता है या नहीं। मतलब गवर्नर जनरल को कोई लॉ बनाना है या कोई कानून बनाना है तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कम से कम 2 मेंबर्स उसे सपोर्ट करने चाहिए, अदरवाइज गवर्नर जनरल लॉ नहीं बना सकता। इसका मतलब गवर्नर जनरल बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लिमिटेड पावर्स ही हैं उसके पास। अगर हम लोग बात करें प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की तो सेंट्रल लेजिस्लेचर का सेम फंडा बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी चलता था। मतलब गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल वोटिंग के बेस पर लॉज बनाती थी। फ़र्क बस इतना था कि ये लोग सिर्फ लोकल इश्यूज़ पे लॉज बनाते थे और गवर्नर जनरल इन काउंसिल यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सेंट्रल इश्यूज़ पर। अब लास्ट पॉइंट है रेवेन्यू, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ कहाँ से पैसा कमा रही थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आने के बाद से। तो भैया ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग तो कर ही रही थी, तो पहला सोर्स जो था वो तो कमर्शियल ट्रेड था। उसके अलावा टैक्स कलेक्ट कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटोरियल पोजीशन से। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पोजीशंस में जो भी टेरिटरीज थी वहाँ से भी टैक्स कलेक्ट कर रही थी और सॉल्ट टैक्स भी लगा रखा था। सॉल्ट टैक्स सुन के आपके कान खड़े हो गए होंगे। ये वही टैक्स है जिसके खिलाफ गांधी जी ने डांडी मार्च की थी। बेसिकली सॉल्ट टैक्स तो इंडिया में बहुत पहले से लगाया जाता था, इनफैक्ट चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से। उस समय सॉल्ट टैक्स कलेक्शन के लिए एक बाकायदा एक पोजीशन बनाई गई थी जिसको बोला जाता था लावण्य दक्ष। ये सॉल्ट टैक्स फिर मुगल ने भी लगाया और ब्रिटिशर्स ने भी इसको कंटिन्यू कर दिया। इन सभी चीज़ों के साथ साथ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने करप्शन खत्म करने के लिए कंपनी ऑफिशियल्स को किसी भी तरह के प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व होने से मना कर दिया। और फोर्ट विलियम कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिशर्स। ये कोर्ट्स इंडियन नेटिव्स के लिए नहीं थे और इसकी पहली चीफ जस्टिस बनी एलिजा इम्फे। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के डिफेक्ट्स जिनको रिमूव करने के लिए आया पिट्स इंडिया एक्ट। बुक्सवा चैनल पर हिस्ट्री की बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए बुक्सवा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग बुक्सवा।